अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, ईरान अमेरिका की जंग आगे बढ़ती जा रही है और डेडलॉक बरकरार है। अब जर्मन के वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरानी हुकूमत से कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है और ईरानी हुकूमत को मज़ीद ये कहा है कि जौहरी प्रोग्राम को तर्क किया जाए। इसी तरह से ईरान के रहबर आला ने ये कहा है कि अमेरिका और इज़राइल के जो जहाज़ हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, उनको यहाँ से आबनाए हुर्मुज़ से हम गुज़रने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो अपनी 14 निकाती तजवीज़ उन्होंने दी थी पाकिस्तान के ज़रिए, उसका जवाब अमेरिका ने दे दिया, उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे आज इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ एक मतलब फिर सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया निगार और ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट करने वाले हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड जर्नलिस्ट जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद करते हैं हमारे प्रोग्राम में। यह बताएं कि अब ये जो जायज़ा वाली ख़ास तौर पे जो बात उन्होंने की है कि हमारे जो 14 नुकात के जो बात थी, हमारे नुकात थे, उस पर पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने जवाब दिए हैं और हम इनका जायज़ा ले रहे हैं। क्या मुमकिन तौर पर उन्होंने जवाब दिया होगा और इसका जायज़ा किस तरह से ले सकते हैं ईरान? बहुत शुक्रिया मुनसिफ साहब के, आपने प्रोग्राम में और बहुत ही अच्छा मौजू रखा। ये सवाल मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर शख्स के जहन में चल रहे हैं कि ऐसे कौन से मुतालबात हैं और आखिरकार उनका हल क्यों नहीं निकलता। और रोज़ाना ईरान की तरफ से पाकिस्तान को तजवीज़ भिजवाई जाती हैं, फिर वो तजावीज़ आगे फारवर्ड होती हैं, फिर अमेरिका की तरफ से जवाब आता है पाकिस्तान, फिर वो ईरान जाता है। तो ये आखिरकार मामला क्या है? बेसिकली मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये तकरीबन 47-48 साल का मसला है, ये कोई 2-3 साल का मसला नहीं है। अच्छा, अगर लोग कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का भी 80 साल का मसला है, लेकिन वो फिर जंग कैसे रुक गए, लोगों के जहनों में ख्याल आता है। तो देखिए, ईरान और पाकिस्तान इंडिया के मामला इसलिए अलग हैं कि पाकिस्तान और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमेशा रहे हैं हर दौर में। जब से दोनों मुल्क बने हैं तो एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहे हैं और सफ़ीर किसी न किसी शक्ल में रहे हैं, सिफारत खाने रहे हैं, सफ़र कभी होता है कभी नहीं होता है, एक कल्चर एक दूसरे का जानते हैं, नफ्सियात जानते हैं, मसाइल जानते हैं। यूँ कह लें कि दो भाई थे और लड़कर अलग हो गए, दोनों एक दूसरे का ख़ानदान, फैमिली और डीएनए तक जानते हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा वो मामलात नहीं होते, उनके मुद्दे। लेकिन अमेरिका और ईरान की बिल्कुल अलग सिचुएशन है। तो अब ये नुकात वो हैं कि बेसिकली जब ये स्टार्ट बातचीत पाकिस्तान ने की थी, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा तवक्कात ईरान को भी थी और अमेरिका को भी थी। अच्छा। बहुत बड़े बड़े मुतालबात रखे गए थे दोनों जानिब से और नामुमकिनात में से वो चीज़ें थी। सही। यही वजह थी, एक बड़ी वजहों में से, कि दुनिया का कोई मुल्क बीच में नहीं आ रहा था और उसको नामुमकिन समझ के नहीं आ रहा था। यूनाइटेड नेशन वो मसाइल हल नहीं कर पा रही थी, जिसका बुनियादी फ़र्ज़ यही है। उसके अलावा इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। अब वो आस्ते आस्ते वक्त गुजरता है, पेचीदगियाँ आती हैं, परेशानियाँ होती हैं। देखिए, इस वक्त जो रिलैक्सिंग मूड में या मज़े में कोई भी नहीं है। ज़ाहिर जंग के टाइम पर, लड़ाई के टाइम पर दोनों, अब इस वक्त ये सिचुएशन हो रही है जिस तरह आपने देखा होगा कि जब चीता या शेर किसी हिरन पर हमला करता है तो उसको तो दबोच लेता है, लेकिन अगर थोड़ा तगड़ा जानवर होता है, भैंसा वगैरह या कोई ऐसा जानवर, तो उसको जो है दबोचने के टाइम पर एक हिम्मत की बात होती है कि किसका सांस पहले फूलता है। सही बात है। तो सांस किसका फूलता है? अगर उसका क्या कहते हैं, भैंसे का सांस फूल गया और भैंसा गिर गया नीचे, तो समझ लें शेर कामयाब हो गया शिकार करने में। लेकिन अगर जो शेर ने अपनी ग्रिप रखी हुई है और अगर वो उसका सांस फूल गया और वो ग्रिप नहीं रख पाता, तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि वो शेर को भी वहाँ से भागना पड़ता है या मारा जाता है। तो अभी बेसिकली वो सांस फूलने वाला गेम चल रहा है। अच्छा। तो दोनों का इस वक्त सांस फूल चुका है। पाकिस्तान बीच में आके कोशिश कर रहा है कि कोई भी एक ना गिरे, मामला हल हो जाएं, और जाहिर सी बात है कमज़ोर को नुकसान ज़्यादा होता है। 14 नुकात जो ईरान ने दिए पाकिस्तान के ज़रिए, उसका जवाब भी कह रहे हैं वो मौसूल हो गए हैं। वो 14 नुकात मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ईरान की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है मुकम्मल तौर पर कि जो आबनाए हुर्मुज़ है वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों पर किसी तरह टैक्स लगाया जाए
और वो अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, सबसे उसका मेन पॉइंट एजेंडा। अच्छा, ये टैक्स शुरू से ही लगा हुआ था? नहीं, ये कभी भी नहीं था, ये इनके जहन में अब आइडिया आया जब इनको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा था, लेकिन जब इतनी ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो उसके बाद ये इनके जहन में आइडिया है। बेसिकली ईरान क्लेम करता है, मेरा ख्याल है 2.7 मिलियन डॉलर का नुकसान का इस जंग में। अच्छा, तो वो ये कहता है कि हमें रिकवर करके दो। अच्छा, एक पॉइंट ये आ गया कि अपनाए हुर्मत से गुजरने वाला हर जहाज ईरान को टैक्स दे, जबकि ऐसा दुनिया में होता नहीं है, कहीं भी कोई किसी को ऐसा टैक्स नहीं देता। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है? नहीं। मतलब ये एक राहगुजर नहीं है, दुनिया में जितना भी समंदरी रास्ते हैं वो किसी न किसी रियासत से मुंसलिक हैं या वो उसको टच कर रहे हैं उसकी हदूद में, तो वो और किसी रास्ते में वो जहाज ईरान के जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो उसको टैक्स देते हैं, पोर्ट की सर्विसेज वो जेटी पे लगते हैं, वो तो एक अलग बात है, देते हैं। लेकिन जो उसको डायरेक्ट बाईपास करके जाते हैं तो वो नहीं करते। हमारे यहाँ से ग्वादर पोर्ट से कितने जहाज निकल रहे हैं इस दौरान, तो फिर हम भी रख लें, कहीं कराची पोर्ट से निकलते हैं, पोर्ट कासम से निकलते हैं, फिर हमारे जहाज इंडिया के वहाँ से भी निकलते हैं, बम्बई पोर्ट से, गुजरात से, चीन के पोर्ट हैं, श्रीलंका के, पूरी दुनिया में इस तरह तो समंदर फैला हुआ है। तो फिर क्यों ये मुतालबा फिर क्यों कर ले ईरान हुकूमत ने ये लिया हुआ है कि अपनाए हुर्मत से गुजरने वाला कोई भी जहाज़ है तो वो ईरान को टैक्स देगा? देखिए, इसका मकसद बेसिकली तो वो चाह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी किसी तरह से सेट हो जाए। पहले ही वो कोई अच्छे हालत में नहीं थे, उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल। 14 नुकात के अंदर तो ये तो लाजमी से बातें शामिल होगी कि भाई जो उनके शहंशाह ईरान के वक्त के जो अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने, वो भी तो वो पॉइंट भी तो है, वो पॉइंट भी है। अगर पॉइंट्स तो देखें और भी हैं, वो पॉइंट्स भी है। खर्चा देने के लिए भी अमेरिका से मुतालबा किया जा रहा है, शराइत थोड़ी सख्त रखी जाती हैं। ये खोलने का भी मुतालबा किया है, टैक्स का भी मुतालबा किया है, आइंदा हमला ना करने का भी मुतालबा किया है, ईरान पे से पाबंदी हटाने का भी मुतालबा किया है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। इसी तरह अमेरिका ने भी बहुत सारे मुतालबात किए हैं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी दस्तबरदार हो जाएं, आप अपने हुर्मस को भी खोल दें, आप क्या कहते हैं जितनी भी जो प्रॉक्सीज़ हैं आपकी उनको भी रोक दें, फिर आप क्या कहते हैं वो बहुत सारे मुतालबात हैं, यानी कि लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों के मुतालबात कुछ ऐसे भी तो हैं उसमें जो कि इजराइल के पास जो अकूबत खानों के अंदर फ़लस्तीनी मौजूद हैं, कैदोबंद में हैं, पाबंद सलासल हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई डिमांड की हुई है। जी बिल्कुल। तो वो ईरान के मुतालबात में। अच्छा, इस तो ज़रूरी नहीं है दोनों के पूरे हो जाए। हाँ, पूरे नहीं होंगे इसमें से। अब कम पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, जिस तरह वो बीच में किरदार अदा कर रहा है, आपने देखा कि अभी आज ही जो ईरान का जहाज़ पकड़ लिया था अमेरिका ने, वो पाकिस्तान ने फिर बातचीत की और अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। वो जहाज़ भी पाकिस्तान के हवाले किया, उस पर सवार जो 32-33 ईरान के उसका अमला था, ईरान के शहरी थे, वो भी पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किए। पाकिस्तानी नेवी के अंडर में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब वो ईरान के हवाले करेगी। तो 14 नुकात में से हम ये कह सकते हैं कि अपनाए हुर्मस को, तो इसका मतलब है अगर किसी दुनिया में और किसी जगह पे ये तरीका राइज नहीं है टैक्स का, तो फिर मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ प्रेशर देने के लिए रखा होगा अमेरिका पे कि भाई प्रेशर देने के लिए भी रखा, लेकिन प्रेशर तो बहुत अच्छा आ गया। जितना सोचा था उससे शायद ज़्यादा रिजल्ट प्रेशर का आ गया। अच्छा, लेकिन अब ईरान उससे एक कदम आगे सोच रहा है कि शायद उससे उसको कोई माली फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत तंग है। अब जैसे हम कराची की बात कर रहे थे, ग्वादर की, ये बहुत बड़े समंदर है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक तो हमें रोकना मुश्किल होगा, अगर रोकना चाहें। वैसे तो पाकिस्तान ज़ाहिर है एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर रोकना चाहें तो रोकना भी काफ़ी मुश्किल होगा। वो ज़्यादा दूर से चले जाएंगे, इंटरनेशनल सी से होकर चले जाएंगे, कोई तंग रास्ता नहीं है, बहुत गहरा समंदर है। तो टेक्निकली तौर पर ये ईरान को काफ़ी चीज़ें सूट कर रही थी। दूसरी बात यह कि दुनिया की बड़ी एनर्जी का हिस्सा, यानी कि तेल, गैस और उससे मिलते जुलते प्लास्टिक बनाने वाले मटेरियल, वो इसी इलाके से निकलते, इतनी तंग गली से। तो ये चीज़ें सारी की सारी ईरान को सूट कर रही थी। आगे ईरान को नज़र आ रहा है कि तेल का बिजनेस ख़त्म होने वाला है। अगर उसके पास तेल के इतने बड़े ज़खायर हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस दौरान जो लोगों के जहन में शायद सवाल आ रहा होगा, और आप भी मुझसे उस दिन कह रहे थे कि जो अभी ये 2 महीने गुजरे, 2.5 महीने गुजरे, तो ये तेल और गैस कहाँ से आ रहा है? अगर वो सारा बंद है तो ये एक सवाल है ना कि ये कहाँ से आ रहा है? जो दुनिया चल रही है। एक तो देखें इस तरह थोड़े थोड़े होकर कभी पाकिस्तान का जहाज़ निकल गया, कभी किसी और का, एक तो ये तरीका है।
दूसरा जैसे सऊदी अरब से लाइन के ज़रिए भी जो है जापान वगैरह को दिया जाता है पेट्रोल, वो अच्छा। वहाँ से दिया जाता है। लेकिन इससे बढ़कर एक और चीज़ भी है कि जो बाकी ममालिक है ना, जो ओपेक के मेंबर नहीं है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, रूस है जैसे रूस है, जैसे वेनेजुएला है, अमेरिका है, कनाडा है, तो वो मुल्क ने अपनी कैपेसिटी डबल से भी ज़्यादा कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं तेल के जो है ना लेवल हो जाए, और वो उससे बहुत ज़्यादा माल भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तगड़े रेट हैं। दूसरी चीज़ जो G7 की कंट्रीज़ है, वैसे तो हर मुल्क अपना अपना रिजर्व रखता है। बहुत अहम पॉइंट आपने बताया है कि जो ओपेक्स के मेंबर्स नहीं हैं ओपेक के, वो उन्होंने तेल की पैदावार अपनी 10 गुना बढ़ा दी है, मैक्सिमम जो बढ़ा 10 गुना बढ़ा सकते दी, थे। और तगड़े रेट्स पर जो है ना वो अपनी मार्केट भी चला रहे हैं। यानी तो कि ये देखें, ये एक तरफ जंग का मामला है और दूसरी तरफ कारोबार का है। अगर अमेरिका के कारोबार की हम बात कर लें तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितना सऊदी अरब और रूस अपना कैपेसिटी बढ़ाने के बाद तेल निकाल रहा है, उन दोनों का मिला के उससे ज़्यादा अमेरिका अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है तेल। हाँ, ये पिछले दिनों खबर भी आई थी पिछले हफ्ते में कि अमेरिका सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है दुनिया के अंदर इस वक्त। जी हाँ, ठीक है। अब एक तो वो कर रहे हैं, दूसरे फिर G7 कंट्रीज़ थी, उनके पास बहुत बड़े बड़े तेल के ज़खायर थे, 8-8 9-9 महीने तक के लिए, जंगी हालात के लिए उन्होंने रखे थे। अमीर मुल्क है, उन्होंने वो ज़खायर इस्तेमाल करे, यानी कि अगर एक्सपोर्ट नहीं भी करा तो इंपोर्ट घटा दी और उनको इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में। तीसरी फिर चीज़ जो जहाँ से थोड़ा थोड़ा तेल और गैस निकलता है, पाकिस्तान, भारत जैसे मुल्क हैं, चीन जैसे मुल्क हैं, जहाँ से कहीं से निकला, थोड़ा बहुत निकला, तो उन मुल्कों ने भी अपनी कैपेसिटी जितनी बढ़ा सकते थे उन्होंने मैक्सिमम बढ़ा दी है। आपने देखा गैस हम इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, अभी गैस नहीं कर रहे इंपोर्ट, सिर्फ एक मेरा ख्याल है कार्गो आया है LNG का इस टोटल अरसे में, वरना अभी तक 5-6 आ जाने थे। तो वो सारी की सारी हम लोकल प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया। यही सूरत हाल इंडिया, बांग्लादेश और जापान जो भी मुल्क हैं इंपोर्ट करने वाले, उन्होंने कर दिए। तो ये सारा वहाँ से यूज़ हो रहा है। अब ये चीज़ यही तकलीफ़ थी, यही परेशानी थी जो UAE को भी थी, वो ओपेक से जो निकला उसकी भी बुनियादी वजह यही थी। यही वजह ईरान को भी सता रही है कि कल को अगर पाबंदियाँ हट भी जाती हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपके में कहा था कि 2027 से तेल के प्राइस यूं ज़मीन बोस होंगे और दोबारा नहीं उठेंगे। पाकिस्तान में हो सकता है ज़्यादा फ़र्क ना है IMF की वजह से, टैक्सेस की वजह से, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि उन लोगों ने तो अपने सारे वसाइल बेच रहे हैं। इधर हाँ इलेक्ट्रिक पर दुनिया जा रही है, उधर से अब जिन लोगों के बचे हुए हैं, जिन कंट्रीज़ के ओपेक के बचे हुए जो माला माल हैं तेल से, गैस से, तो वो आने के बाद अब उनका कंपटीशन शुरू होगा, हालत नॉर्मल। अच्छा, इसमें जो है कि मज़ीद एक ये जो मैंने पॉइंट रीड भी किया कि रहबर आला ने ये कहा है ईरान के, कि वो कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को तो बिल्कुल यहाँ से इजाज़त नहीं होगी। ये किस सिनेरियो में कहा है? जंग के दौरान या जंग बंदी के दौरान ही दीगर ममालिक के जहाज़ों को रास्ता देने के लिए तैयारी की बात कर रहा है, या फिर जो है कि मुज़ाकरात के कामयाबी के बाद भी बात ये बताना चाह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात अगर कामयाब हमारे होते भी हैं तो उस सिलसिले में भी उसके बाद भी नहीं, ये तो इस वक्त जब तक के एक टेम्परेरी सीज फायर होगा, जब तक के लिए वो कह रहे होंगे प्रेशर बनाने के लिए। मुस्तकिल के लिए वो कैसे कह सकते हैं और मुस्तकिल के लिए कैसे बर्दाश्त करेंगे? कल को फिर अमेरिका जिस तरह अभी चौक करके बैठा है, अमेरिका अपना शिप बैठ जाए कि हम ईरान को नहीं गुजरने देंगे, बाकी सारे गुजर जाएं, तो ये तो फिर मसला हल होगा ही नहीं। ज़ाहिर है एक वक्त आएगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। ये सिर्फ प्रेशर देने के लिए होता है, और प्रेशर ज़ाहिर है ईरान पर भी है, ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिका पर है, यानी कि प्रेशर दोनों पर है। जैसे इंडिया का प्रेशर, इंडिया से भी ईरान के ताल्लुकात बेहतर हैं, फिर यूरोप से ईरान की पूरी कोशिश रही है इस दौरान के ताल्लुकात बेहतर रहें, तो उसने आपने देखा कि कभी फ्रांस के जहाज़ों को छोड़ दिया, कभी किसी को, तो वो यूरोप के समय भी किसी न किसी तरह नरम गोशा पैदा करना चाह रहा है। उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं यूरोप से, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहा है कि यूरोप से मामला बेहतर हो। अच्छा, ये ईरानी सफ़ीर हैं अमीर मुक़द्दम साहब, उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली लाए और जो समंदरी हदूद की जो नाकाबंदी की हुई है इससे भी वो दस्तबरदार हो। तो ये तो मुसलसल ये मुतालबात ईरान की तरफ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ईरान के ऊपर ये, पहले तो आपनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान पर सारे फोकस किए हुए थे कि ये खोलें, लेकिन अब मैं समझता हूँ या ऐसा लग रहा है कि ईरान के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि ये जो नाकाबंदी है इससे उसको भी तकलीफ़ है।
अब ईरान को तकलीफ है ना, जब से अमेरिका ने नाकाबंदी की। पहले तो ईरान ने की थी, ज़ाहिर है ईरान खुद इजीली वहाँ से ट्रेड कर रहा था और ईरान जिसको चाह रहा था वो भी ट्रेड कर रहा था। अब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, अब अमेरिका एक तो ईरान को रोक रहा है और वो जिसको समझता है कि ईरान के करीब है उसको भी रोक रहा है, तो इस वजह से ईरान दबाव में आ रहा है। तो ये सूरत हाल किसी के लिए भी ज़ाहिर अच्छी नहीं है। लेकिन आप देखें इसके साथ ही खबर में है ना कि भाई जर्मनी वज़ीर ख़ारजा ने डिमांड किया है कि भाई ईरान अपने आबनाए हरमुज़ को खोले, और दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने कहा है कि जो यूरेनियम की अफसूदगी है इससे भी दस्तबरदार हो। वो तो उन्होंने वो अपना मुतालबा दोहराया, उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारा और अमेरिका का मौक़िफ़ एक ही है, क्योंकि इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, अमेरिका और जर्मनी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बब्बर साहब, इस तरह की डिमांड क्यों आती है, जबकि ईरान ने ये कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि वो उसका कोई प्रोग्राम नहीं है, एटमी प्रोग्राम नहीं है। यूरेनियम की अफसोदगी करने के लिए जो उसका जो मकसद है उसमें हरगिज़ ये नहीं है कि वो एटम बम बनाए या एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करे। तो फिर क्यों ये बार बार दुनिया की तरफ से डिमांड आ रही है? सर इसलिए एतमाद की कमी है, क्या एतमाद की कमी है। अगर ईरान की नीयत नहीं है, दुनिया ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो मगरिब ये सोचता है, तो उन्होंने 60% तक उसको क्यों बढ़ाया? जब 60% तक बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये है कि वो 90% तक 2 महीने में ले जा सकते हैं। वो एटम बम बनाने की सलाहियत तक दो महीने में पहुंच सकते थे अगर ये लड़ाई ना होती तो। पूरा मन मकासद के लिए आप 20% के अंदर अंदर रख सकते हैं, 15% तक रख सकते हैं, 10% में भी आपका पूरा मन, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 60% तक कभी भी पूरा मन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये थ्रेट के लिए किया था, प्रेशर देने के लिए किया था, बम बनाने के लिए किया था, या तो ये अल्लाह जानता है या फिर ईरान के आला। बस अब थोड़ी देर के लिए हम ये बात करते हैं आपस में कि ठीक है वो एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, तो क्या ये ईरान का हक नहीं है कि इस रीजन में उसके आगे जो है कि इजराइल है उसके पास एटमी पावर है, अमेरिका जो उसने जंग मुसल्लत की हुई है उसके पास एटमी पावर है, उसने तो हिरोशिमा नागासाकी पर जो है कि बरसाए भी, बम भी बरसाए, और भी दुनिया के पास हैं। तो क्या ईरान अपना जो है कि वो तवाज़न बरकरार रखने के लिए उसका ये राइट नहीं है कि वो एटम बम बनाए? देखिए, एक तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसको कोई भी जो है पसंद नहीं करता दुनिया में, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो अब ज़ाहिर है शुरू में सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था, उसको देख के रूस ने बना लिया, उस ज़माने का सोवियत यूनियन था। फिर ब्रिटेन की खुद अमेरिका ने मदद की, उन्होंने भी बना लिया, फ्रांस ने बनाया। जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी तो चीन ने भी बना लिया। जब चीन ने बना लिया तो इस रीजन के, एक मगरिब के 3 मुल्क थे और मशरिक़ के 2 मुल्क थे जो कि मगरिब को चैलेंज देते थे। उसके बाद आपस में बैठकर ये तय हुआ कि क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर भी हैं, वीटो पावर भी रखते हैं, बड़ी ताकतें भी हैं, तो लिहाजा इनफ इज़ इनफ, इन्होंने 5 मुल्कों ने बना लिया। आज के बाद किसी को नहीं बनाने की इजाज़त दी जाएगी, ख़त्म शुद्ध, यानी कि अब किसी को नहीं बनाने देंगे और ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे बग़ैर किसी की इजाज़त के, और वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत लंबी बात। उसके बाद ये 5 मुल्क थे। उसके बाद जो इंडिया ने रूस की मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से इंडिया ने जो है एटम बम बना लिया। फिर जब इंडिया ने एटम बम बनाया तो ज़ाहिर ऐसी बात है, उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने जब पाकिस्तान की बदहाली थी, पाकिस्तान एक हारा हुआ मुल्क था, पाकिस्तान एक टूटी हुई कौम थी, बिखरी हुई कौम थी, तो उन्होंने उस टाइम पर यह नारा लगाया था जो कि आज तक हमारी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। कोई भी हुकूमतें रही उनके बाद टिल टुडे दिस टाइम तक, यानी कि इस वक्त तक वो वाली पॉलिसी का हिस्सा है कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे, अपने दिफा पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहीं से भुट्टो साहब मीटिंग बुलाते हैं, वो बुलवाते हैं, मीटिंग होती है। खैर जो चीज़ें हैं वो सबको पता है, रिपीटेशन हो जाएगी। जब हम एटम बम बना रहे थे तो अमेरिका को पता चला, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई, लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान उसी दौरान सोवियत यूनियन में की और अमेरिका की कोल्ड वार स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी अमेरिका को, तो अमेरिका ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। और दिलचस्प बात बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क रहा है कि जिसने जब एटम बम बना रहा था उस दौरान अमेरिका की एड ली है, फौजी एड भी और सिविलियन एड भी, ऐसे दुनिया में किसी ने नहीं ली आज तक। उसमें यह होता है कि एड बंद कर दी गई थी फिर, लेकिन एक कांग्रेस ने तो बंद कर दी थी। ज़ाहिर है अगर वहाँ के प्रेसिडेंट ये लिख कर दे कि मुझे यकीन है कि ये एटम बम नहीं बना रहे, मैं इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ, तो वो अपनी सवाबदीद पर दे सकते हैं। तो वहाँ के प्रेसिडेंट, चाहे वो
कोई से भी रहे हों, उन्होंने इवन ये कि जो सीनियर बुश तक थे आखिरी, उन्होंने तक ये लिख के दिया था। और पाकिस्तान को जो F-16 की खेप मिलती रही, बाकी चीज़ें मिलती रही उस दौरान, वो उस स्पेशल जो है ग्रांट के तहत मिलती रही थी। तो पाकिस्तान ने बना लिया, उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो कोरिया की और इसराइल की और दूसरी बातें आती रही है। तो मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि ना बनाया जाए, क्योंकि उसके बाद तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकते हैं कि हम के पाकिस्तानी कौम ने घास खाकर बेटम हासिल किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी कि कौम भुट्टो ने की उस बात को पूरे पाकिस्तान ने माना मनोवन, चाहे वो उसको पसंद करते थे या पसंद नहीं करते थे, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज थी, चाहे वो सियासी जमातें थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी का वर्कर था नहीं था, किसी भी सियासत से ताल्लुक़ रखता था नहीं रखता था, उन सब ने 100% माना और उस पर अमल करके दिखाया और आज तक उस पॉलिसी पे चल रहा है। ये ईरान की कौम घास नहीं खा सकती? सर वो तो कह रहे हैं कि हम खा रहे हैं घास, लेकिन एटम बम नहीं बनाएंगे। वो तो ये कहते हैं कि हम नहीं बनाना चाहते। अच्छा, वो कहते हैं कि ये शरन इजाज़त नहीं है उनके हिसाब से, कि जिससे इतनी बड़ी तबाही मचे, तो उसकी जो है, जो पिछले खुमैनी साहब थे तो उन्होंने कहा था कि ये शरन, इसकी इजाज़त नहीं, हम ऐसा इरादा नहीं रखते। तो इस्लामाबाद अभी तक जो है कि लॉकडाउन किए करके रखा हुआ है, सारे रास्ते जो है कि बंद हैं, जैमर लगाए हुए हैं, ना किसी का कोई राब्ता हो पा रहा है, ना किसी की आमदोरफ्त हो पा रही है। वहाँ के लोकल जितने भी हैं बहुत परेशान हैं और ये मुज़ाकरात के लिए कोई टीम्स नहीं आ रही, वहाँ पे कोई वफूद नहीं आ रहे। तो बब्बर साहब क्या कोई उम्मीद, क्या बिल्कुल छोड़ दें क्या हम? क्या सर, इस्लामाबाद और आबने हुर्मुज़, महंगाई आबने हुर्मुज़ और इस्लामाबाद एक साथ ही खुलेंगे, एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ ही इनका सिस्टम चलता है। इस वक्त अगर आप देखें ना, जब कशीदगी आबने हुर्मुज़ में बढ़ती है तो इस्लामाबाद भी जाम होने लगता है। तो सिंक्रोनाइज हो गया क्या? यूँ ही समझ ले। तो क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान जो है उसमें मुज़ाकरात करवा रहा है, तो कोई ना कोई डेलीगेशन आ रहे होते हैं, बहुत से खुफिया भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। कोई ब्रेक थ्रू है, हो सकता है, कोई उम्मीद तो दिलाएं हमारे ऑडियंस। सर पाकिस्तान तो पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की चाहे वो फ़ौज की सतह पर हो, चाहे गवर्नमेंट की सतह पर हो, सिविलियन सतह पर हो, डिप्लोमेसी की सतह पर, पॉलिटिकली सतह पर पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। लेकिन देखें, डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनका मिजाज जो है, जो लोग करीब से जानते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, एडवेंचर करने के वो आदी इंसान है। हमेशा वो काम करते हैं जिसका उनसे किसी ने सोचा नहीं होता है, तवक्का नहीं की होती है, उनकी तरफ से वो इक़दाम किए जाते हैं। तो जब अभी फ़ौज का दबाव बढ़ा ईरान की तरफ, जर्मनी से उन्होंने फ़ौज मंगाई, तो अभी फिर जो है ये बातें की जा रही हैं कि हो सकता है एक और हमला वो कर सकते हैं, बड़ा हमला, जिसमें ईरान भी तैयारी कर रहा है और ईरान में जिसका खौफ, और पूरी दुनिया में उसका खौफ महसूस किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। और हर किसी की कोशिश इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को किसी तरह कहा जाए, क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में है, डंडा उठाए हुए हैं, और वो सिर्फ अगर सुनेंगे तो वो पाकिस्तान के लोगों की सुन सकते हैं, उसके अलावा वो किसी की शायद सुनना नहीं चाहते। फील्ड मार्शल साहब जोर पे जोर लगाए जा रहे हैं, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जोर लगा रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, लेकिन इस जंग को अभी भी हम लाइट नहीं ले सकते, बहुत मामलात ख़राब हैं। और मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो किसी भी टाइम पर कोई भी ऐसी जो है कि वो जारहाना इक़दाम ले सकते हैं जिससे ना सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़े, उसके असरात का सामना करना पड़े, उसके नताइज को भुगतना पड़े। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, मशवरे, तनकीद करना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।